Jai Mata Di. Today's video is all about important chapter that is body fluid and circulation. तो हम इसमें ना समराइजेशन करते हैं, मतलब कि सिर्फ मैं हिंदी मीनिंग बताऊँगी भी चलूँगी पर लाइन का, जिससे कि आप जल्द से समराइज एक अपने चैप्टर को कर सके और रेडी हो सके। इसने कहा कि आपने याद किया ही था या फिर आपने पहले पढ़ा ही था कि हर एक लिविंग सेल को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन के एक्सचेंज की, और जो वेस्ट थिंग होता है उसको निकाल देने की। तो हर एक बॉडी के अंदर एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जिससे कि वो सेल टू सेल ये काम कर सके। जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्पॉन्जेस हो गया, कॉन्सेंट्रेटर हो गया, वो पानी के थ्रू इस काम को करवाते हैं, जो कि पानी में अपनी बॉडी कैविटी के थ्रू लेते हैं, वो भी बाहर से। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि हम खुद, वो ट्रांसपोर्ट मतलब इन सब चीज़ों को, मटेरियल्स को करेंगे एक स्पेशल फ्लूइड्स के थ्रू। अभी स्पेशल फ्लूइड्स हमारा ब्लड भी हो सकता है और लिम्फ भी हो सकता है, लेकिन ब्लड एक कॉमन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस पर्पस के लिए। और लिम्फ, जिसको हम मिडल मैन बोलते हैं, इसका भी कहीं कहीं पे हम इस्तेमाल करेंगे कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी होती है ब्लड की और लिम्फ की, और किस तरीके से वो सर्कुलेशन करती हैं, वो देखेंगे। जैसे कि पहला आपका जो टॉपिक है दैट इज़ ब्लड। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें आपकी फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा होती है और जो सेल्स होती हैं जिसको हम फॉर्म्स एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा। सबसे पहले हम ब्लड के प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 55% पूरे ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% पानी होता है, प्रोटीन भी होता है जो कि 6 से 8% होता है। अब ये प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फिब्रिन हो गया, ग्लोबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। अब फिब्रोजन क्या करता है, क्लॉटिंग कराता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है। आगे हेडिंग्स में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब हमारे इस प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड। इस तरीके से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और फैक्टर जो ऐसे कि क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाता है तो वो खुद एक्टिव फॉर्म में हो जाता है क्लॉटिंग फैक्टर। और प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। नेक्स्ट हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। एरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। अब इन सबको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि 45% हमारे ब्लड का पार्ट होता है। उसमें हमारी सबसे पहले आरबीसी आती है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, अबेंडेंट होती है सेल हमारे ब्लड में, जो कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक होती है ब्लड के अंदर पर mm अगर हम देखें। नेक्स्ट हमारी आरबीसी, ब्लड जो बोन मैरो होता है अडल्ट्स में, वहाँ पर हमारी आरबीसी बनती है। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मोस्टली मैमल्स के अंदर, और ये बाइकॉन्केव शेप की होती है। आरबीसी रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको नाम हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और एक हेल्थी पर्सन में 12 से 16 ग्राम ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हर एक 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये भी पता है कि हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आरबीसी जो होती है, एक इसकी लाइफ स्पेन होती है, मतलब इसकी ज़िंदगी 120 दिन की होती है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है शमशान ऑफ आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लिन के अंदर। देन हमारा आया ल्यूकोसाइट, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी कलरलेस, मतलब ये इनका कोई कलर नहीं होता क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नाम की चीज़ नहीं होती। ये नंबर में भी लेसर होती हैं, 6000 से 8000 होती हैं।
एंड इनकी ज़िंदगी भी बहुत कम होती है। ये 2 टाइप की होंगी, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अब हमारे पास जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उनमें हमारी न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसिनोफिल्स आ गया। एंड जो हमारी अग्रेनुलोसाइट्स हैं उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ गया। न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो सबसे ज़्यादा होती है WBC में, जो कि 60 to 65% होती हैं। अगर मैं बेसिनोफिल्स की बात करूँ वो सबसे कम होती हैं, जो कि 0.5 to 1% होगी। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये हमारे फैगोसाइटिक, यानी कि जो हमारा फोर्जन बाहर का कोई बंदा ऑर्गेनिज बैक्टीरिया आया बॉडी के अंदर तो उसको मारने का काम करेंगी। बेसिनोफिल्स क्या करती हैं, इन्फ्लामेशन, सुजाने में काम करवाती हैं। मतलब कभी कभी सुजाना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है चोट को सही करने के लिए। और जो इसिनोफिल्स हुआ वो आपकी एलर्जी के वक्त पे इन्फेक्शन को रेजिस्टेंट करने के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें हमारी B और T टाइप की सेल्स होती हैं। जो T टाइप की होती हैं वो हमारी थाइमस ग्लैंड के थ्रू बनती हैं। थाइमस ग्लैंड। और जो B टाइप की सेल होती हैं, B टाइप क्या करती है, हमारी एंटीबॉडी बनवाती है और T सेल्स हेल्प करती है B टाइप की कि वो एंटीबॉडी बनवाए। अब हमारी आई प्लेटलेट्स, जो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं ये हमारी क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्पफुल होती हैं और इनका और इतना काम नहीं, सिर्फ क्लॉट कराना ही एक काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम देखें तो हम किस तरीके से किसी का ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। मेजरली हमारे पास ABO और RH ये वाइडली हमारे यूज्ड ऑल वर्ल्ड में, मतलब सारी जगह यूज़ होते हैं ब्लड ग्रुप। अब जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग है तो ये हम कैसे कराएंगे, एंटीजन की प्रेजेंस से हमें पता चलेगा कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। जो ये एंटीजन होते हैं ये RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन अब ये एक केमिकल है क्योंकि RBC के मतलब सरफेस पे प्रेजेंट होने वाला है। और एंटीबॉडी जो होती है वो एक प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप हम कहेंगे, अगर किसी का एंटीजन A है उसके RBC पे तो उसका ब्लड ग्रुप A ही होगा, लेकिन उसकी एंटीबॉडी प्लाज्मा में anti-B होगी। मतलब आप उसे B ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड RBC की, मतलब आपका जो छप्पे ब्लड के होने शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी पे। इसलिए हम खून डोनेट करने से पहले उसको देखते हैं कि भाई डोनेटर जो है हमारा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को भी डोनेट कर सकता है। और AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसलिए हम उसको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। मोस्टली केसेस में हमें देखने को मिला है 80% नियरली उनके पास जो RH एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। 20% के पास नहीं प्रेजेंट होगा और जिनके पास प्रेजेंट नहीं होगा वो नेगेटिव कहलाएंगे। ये आपको बात आनी चाहिए। और RH ग्रुपिंग के केस में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस पियोटिस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर मिसमैचिंग होती है ब्लड की बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर और भाई हमारे फेटस के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने की वजह से, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा वो जिंदा रहेगा क्योंकि वहाँ उस वक्त पे जो आपकी प्लेजेंटा होता है वो ब्लड को सेपरेट करके रखेगी। बट जब आपका सेकंड टर्न आएगा तो मैटरनल ब्लड क्या होता है, थोड़ा मदर के केस में पॉजिटिव वाला चला जाएगा, मतलब फेटस के थ्रू। तो क्या होगा ना, एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बननी शुरू हो जाएगी और सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त क्या होगा, ये एंटीबॉडी
उस बेबी को मार देंगे, या तो उस बेबी वो मर जाएगा या फिर उसको जॉन्डिस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक एंटीबॉडी बनेगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले ही इसको अवॉइड करने के लिए anti-RH एंटीबॉडीज़ मदर को दे दी जाती है, जिससे डिलीवरी के एकदम तुरंत बाद। नेक्स्ट है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि किस तरीके से जो ब्लड होता है वो कोगुलेट होता है, जिससे कि जिसे चोट लगी तो भाई चोट के बाद में जो ब्लड है वो रुक जाए, वो बहता ही ना रहे। किसी भी इंजरी या फिर ट्रॉमा के वक्त तो करंट जो होता है वो कैसे आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जहाँ पर मतलब चोट लगी है वहाँ पर हमारे प्लेटलेट्स के थ्रू एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकलेगा। फिर कैल्शियम का बहुत तगड़ा रोल होता है यहाँ पे। उसके बाद ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट बनाएगा कि वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रोजन को एक्टिवेट बनाता है कि वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो। फिब्रिन क्या होती हैं, सॉलिड्स फाइबर्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, स्कम बनाएंगे, घुरंट बनाएंगे, जिससे कि चोट में से खून आना बंद हो जाए। और कैल्शियम का तो बहुत तगड़ा रोल होता है खून को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको आप टिश्यू फ्लूइड बोलते हो, लिम्फ बोलते हो, कि भाई क्या होगा जब ब्लड हमारे कैपिलरीज के थ्रू जाता है ना, तो कुछ पानी और पानी के अंदर जो कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस हैं वो ना स्पेस से बाहर निकल जाएगा, मतलब कुछ सेल्स में चला जाएगा। तो ये जो फ्लूइड बाहर निकला ना, इसको ही हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, यही लिम्फ कहलाता है। और ये लिम्फ बहुत सारी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है। इसकी लिम्फ की जो सेल्स होती हैं उनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और इनकी ट्यूब्स भी होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम पूरा ये बना के रखती है नेटवर्क ऑफ वेसल्स इनका। और जो फैट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, लिम्फ के थ्रू, जो कि लैक्टल में प्रेजेंट होती हैं। इंस्टाइनल वैली का फंक्शन होगा कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके। अब हमारे पास है सर्कुलेटरी पाथवे। तो हमारे पास दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन का मतलब क्या होगा, देखो ओपन में ना हमारे पास ओपन स्पेस कैविटी, वहाँ पर हमारे पास जाएगा, पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, पूरी वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगी वहाँ पे। मतलब एक बड़ी सी वेसल्स ने हार्ट के थ्रू पंप किया और पूरा का पूरा ना आपके सारा का सारा जो मतलब ब्लड जो सर्कुलेट करना था वो कैविटीज़ में चला गया। लेकिन जो हमारे हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे एनिलिडा, कॉर्डेट्स, इनमें क्लोज सिस्टम होता है, मतलब पूरी एक सिस्टम होता है जहाँ पे पूरा एक नेटवर्क ब्लड वेसल्स का जाल सा फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से एक एक वेन, वेसल्स, ठीक है, और भाई आपकी आर्टरी, कैपिलरीज के थ्रू ये सारा सिस्टम चलता है। अब क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होगा। अब किसी में क्या होता है, जैसे फिश है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब एक आर्ट्रियम, एक वेंट्रिकल। जो एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में सिर्फ आपके क्रोकोडाइल को छोड़ के वो 3 हार्ट चैम्बर्ड होते हैं, मतलब 2 आर्ट्रिया, एक वेंट्रिकल। जो क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्ट्रिया ऊपर और 2 वेंट्रिकल नीचे। अब क्या होता है, जो फिशेस होती हैं उनमें क्या होता है कि फिश ने क्या किया, जो उनके हार्ट था उसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, CO2 वाला ब्लड को पंप किया। अब ये जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेट कैसे होगा, गिल्स के थ्रू, एंड फिर पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। फिर क्या होगा, दोबारा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को रिटर्न किया जाएगा। एक सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे चली। एम्फीबियन में क्या होता है और रेप्टाइल्स में कि लेफ़्ट जो होगा हमारा आर्ट्रिया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा गिल्स से, लंग्स से, स्किन से, और जो राइट आर्ट्रिया होगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेगा अदर बॉडी पार्ट से, और जिसकी वजह से ना ये मिक्स हो जाएंगे। आपके एक ही वेंट्रिकल है यहाँ पे, और ये मिक्स्ड ब्लड आपका पूरी बॉडी में ट्रांसलोकेट होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जबकि
ब्लड्स में, मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो डिफरेंट आर्टरियाँ के थ्रू जाता है और डिफरेंट वेंट्रिकल्स में जाएगा, मतलब ये मिक्स नहीं होता। और इसीलिए हम इसको सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे के थ्रू ये चलता है यहाँ पे, और इसे दो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हमें सिर्फ वुमेन का सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिएगा वुमेन का कैसे चलता है ना। वुमेन के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड का वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, पूरा मसल से बना हुआ हार्ट, जिसमें वेसल्स भी होंगी, पूरा एक जाल होगा नेटवर्क का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, जो हार्ट है वो मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वो एंडोडर्मल है, एक्टो है या मीसो, तो ये मीसोडर्मल है हार्ट। अब ये जो हार्ट है हमारे लंग्स के बीच में है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, एक आपकी क्लाई के साइज़ के जितना इसका साइज़ होता है, जैसे आप एक मुट्ठी बीचते हो अपनी बिस्ट, उसके जितना इसका साइज़ होता है। एंड इसको प्रोटेक्ट करती हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जैसे कि लंग्स के में प्लूरा मेम्ब्रेन की, तो वो फ्रिक्शन कम करती थी, इसी तरीके से ये भी फ्रिक्शन कम करेगी। अब क्या होता है, ऊपर के साइड दो चैम्बर होते हैं जिसको आप आर्टरिया बोलते हो, और नीचे के साइड भी दो चैम्बर होते हैं जिसको आप वेंट्रिकल बोलते हो। अब एक थिन मस्कुलर वॉल होती है हमारे पास, मतलब क्या होता है ना, इन दोनों आर्टरिया को सेपरेट करने के लिए इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टरियल स्पेक्ट्रम, जो कि दोनों आर्टरिया को सेपरेट करेगा। इसी तरीके से वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए इंट्रा वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम होगा। अब आर्टरिका और वेंट्रिकल को सेपरेट सेम साइड के करने के लिए एक फाइब्रस हमारे पास टिश्यू होता है जिसको हम आर्टरिया वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो होते हैं स्पेक्ट्रम, ये खुल सकते हैं, इनकी ओपनिंग होती है ना, कि तभी तो खून एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कप्स होते हैं परसेंट। ठीक है जी, अब ये जो कप्स होते हैं आपके, अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो वो ट्राइकस्पिड वेव्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में बाइकस्पिड या फिर मिडल वेव होती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ओपनिंग जो होती है राइट की और लेफ़्ट वेंट्रिकल की, मतलब हम नीचे वाली साइड आ गए वेंट्रिकल्स पे, तो इनकी ओपनिंग के बाद भी कुछ हमारी वेव्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम सिमिलुनार वेव्स बोलने वाले हैं, जो भी ट्राइकस्पिड होंगे। इसमें यही लिखा हुआ होगा कि भाई हमारा जो राइट वाला है वो हमारे कहाँ पे खुलने वाला है, पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो आयोर्टा में, जो कि सिमिलुनार वेव्स के साथ खुलेंगे। अब इन वेव्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है जिससे कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, पीछे मतलब ना जा सके, ब्लड का फ्लो बैकवर्ड ना हो सके। अब हमारी जो पूरा का पूरा हार्ट है वो मसल से बना हुआ है, कार्डिक मसल से। अब जो आपकी वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर झेलना है, तो इसलिए वो उनकी मसल ज़्यादा मोटी होती है। देन आर्टरिया से एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि एक छोटा सा पैच उसका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट साइड पे, राइट आर्टरिया के राइट कॉर्नर पे, जिसको हम सैन बोलेंगे, साइनो आर्टरियल नोड। फिर छोटा सा मास इसी टिश्यू का प्रेजेंट होने वाला है लोअर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम पे। ठीक है, जिसको हम AVN बोलेंगे, आर्टरियो वेंट्रिकल नोड। अब क्या होता है, AVN से बहुत सारी बंडल्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि फिर दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, इसलिए हम उनको राइट और लेफ़्ट बंडल्स बोल देंगे। उसके बाद जब ये और ज़्यादा फाइबर्स बनते हैं, छोटे छोटे मिनट फाइबर्स बन जाते हैं, इनको हम प्रिकंजी फाइबर्स बोल देते हैं। और लेफ़्ट और राइट वाले बंडल्स को हम बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। इस पूरे के पूरे जो ये आपका नोडल टिश्यू है, इसका फंक्शन होता है ऑटो एक्साइटेबिलिटी, आपकी मतलब पोटेंशियल जनरेट करना, एक्शन पोटेंशियल, हार्ट में खुद से ही पोटेंशियल बनाए रखना।
क्योंकि हार्ट हमारे फंक्शन में नहीं होता, उसका फंक्शन होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। जैसे कि आपका जो SAN है वो मैक्सिमम कितना एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में कर सकता है, 70 to 75 टाइम, यानी कि जो कि आपकी हार्ट बीट भी होती है जिसको आप बोलते हो, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको सैन को पेस मेकर बोलते हैं, ये बना रहा है पोटेंशियल, ठीक है जी। और नॉर्मल इसलिए हार्ट बीट भी हम बोलते हैं 72 बीट पर मिनट होती है। अब हमारे पास है कार्डिक साइकिल, जो कि 0.8 सेकेंड की कार्डिक साइकिल होती है। मतलब वही कि भाई कब हमारा हार्ट डिस्टॉल सिस्टोल, अब ये डिस्टोल सिस्टोल है क्या? डिस्टोल मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है एंड सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारा हार्ट क्या करता है, सबसे पहले क्या होगा, सारा का सारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहने वाला है, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। हमारे आर्टेरियल या भी और हमारी वेंट्रिकल भी दोनों के दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में रहने वाले हैं, ठीक है। इस वक्त क्या होगा, हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वेव्स थी वो खुली रहेंगी और ब्लड आराम से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा, ब्लड मतलब आराम से फ्लो कर रहा। अब क्या होता है, एकदम से जो सिमिनल वेव्स होती हैं इस टाइम पे क्लोज होती हैं, ठीक है जी। अब एकदम हमारा जो सैन था नोडल टिश्यू वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे कि आपका जो आर्टेरियल है उसका सिस्टोल होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपके आर्टेरियल करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, आपका मतलब इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30% ज़्यादा ब्लड का फ्लो आपके वेंट्रिकल में जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, AVN में भी एक एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वो कॉन्टैक्ट करवाएंगे। इसी तरीके से बंडल ऑफ हिज में जाएगा, इसी तरीके से आपके रुकेंजी फाइबर्स में जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा फिर उसके बाद कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा तो आर्टेरियल क्या करेंगे, आपके डायस्टोल करेंगे, और आर्टेरियल डायस्टोल जब करेंगे तो आपके जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव्स थी वो आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब क्लोज हो जाएंगी, और जो सिमिनल वेव्स थी वो इस वक्त ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब प्रेशर कहाँ बढ़ रहा, वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही खून नीचे जाएगा ना, मतलब पुशेस होके, अब आपका जैसे खून पूरा ख़त्म हो गया वहाँ पे, तो भाई अब आपका जो कॉन्ट्रैक्शन था वो दोबारा से रिलैक्स पोजीशन पे जाएंगे, मतलब जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन दोबारा से आ जाएंगी। फिर सैन दोबारा से जनरेट करेगा एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि 72 टाइम पर मिनट हमें करना होता है, मतलब 72 टाइम बार ये साइकिल होती है 1 मिनट में, ठीक है। और 0.8 सेकेंड की ये साइकिल होती है, ठीक है। अब तो 1 मिनट के अंदर हमारा जो ब्लड है ना, वो कितना, मतलब हमारा जो हार्ट है वो कितना फेंकता है 1 मिनट के अंदर, वो हमारा होता है 5 लीटर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि हमारा ईच वेंट्रिकल कितना पंप आउट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, उसको तो हमने बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जब हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, कार्डिक आउटपुट, जो कि 5 लीटर होता है। मतलब आप समझोगे नहीं, देखो एक बार समझो कि 0.8 सेकेंड की ये क्या थी, साइकिल थी। इस कार्डिक साइकिल पे हमारा प्रत्येक जो वेंट्रिकल था वो 70 ml ब्लड फेंक रहा था, लेकिन 72 टाइम हमारा जो हार्ट है वो मतलब क्या करता है, फेंकता है ब्लड को पर मिनट। तो मतलब 72 टाइम ये साइकिल होगी, है ना, 0.8 सेकेंड की साइकिल होगी 72 टाइम। अब क्या होता है कि एक बार में वो 70 ml फेंक रहा था, तो 72 टाइम बार वो पूरा टोटल टाइम है ना वो 5 लीटर फेंकेगा, तो इसको हमने कार्डिक आउटपुट बोल दिया। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो हम कहते हैं ना धक धक, ये धक धक नहीं, ये लबडब होती है। और ये कब होती है, जब हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेव्स बंद होते हैं तो हमें फर्स्ट साउंड लब सुनाई देती है, और जब हमारे क्लोज़र होता है सिमिनल वेव्स तो हमें डब सुनाई देती है। तो लब डब, ठीक है, इट्स नॉट धक धक,
ठीक है जी। और ये जो साउंड है ये हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस से भी पता चल सकता है, मतलब इससे हमें हार्ट की डिसीज़ भी कुछ पता चल सकती है। आप कमेंट सेक्शन में बताना किससे हम ये लबडब नापते हैं, क्या वो स्टेथोस्कोप होता है। अब है आपकी ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ना कि उस ग्राफ का नाम, ठीक है, जो कि हम निकालते हैं। इससे हमें मतलब जो हार्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसका इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस पता चल जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चल जाती है, जिससे कि हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि हार्ट कब एक्साइटेशन पे गया था, P वेव से, PQRST होता है। तो P से पता चलेगा कि हार्ट की एक्साइटेशन लेवल कब गई थी, जिससे हमें पता चला कि डीपोलराइजेशन मतलब कि आर्टेरिया जो हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। QRS से हमें पता चला कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, और T से हमें पता चला कि जो वेंट्रिकल थी वो रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन दोबारा से चली गई, ठीक है जी। अब QRS से हमें नंबर ऑफ बीट पता चल सकती हैं, और इनसे ही हम नाप सकते हैं कि रेट, हार्ट रेट क्या है उसके, ठीक है जी। और इससे हम डायग्नोसाइज कर सकते हैं कि भाई क्या सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम बोलते क्या हैं, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम निकाल कैसे पाते हैं इस मशीन से थ्रू, मतलब ग्राफ के थ्रू। भाई आप क्या करो, नॉर्मल अगर निकालनी है ना तो इलेक्ट्रिकल लेड्स को एक एक रिस्ट क्लाइयों पे लगा दो और लेफ़्ट एंकल पे लगा दो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही पता करना है तो पूरे मतलब चेस्ट एरिया पे आपको लगानी पड़ेंगी ये लेड्स। अब नेक्स्ट है हमारा डबल सर्कुलेशन। भाई डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, बेसिकली होता क्या है ना, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड है। अब भाई राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी को खून दे दिया, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और लेफ़्ट जो आपका वेंट्रिकल होता है वो आयोर्टा में खून देता है जो कि ऑक्सीजनेटेड है। अब डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है ना वो हमारे, मतलब देखो मैंने यही बताया, ये दोबारा से वही लाइन आ गई। होता क्या है, इस पाथवे में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन तो यही चल रहा कि जब हम हार्ट से लंग्स में पहुंचा रहे और लंग्स से हार्ट में वापस जा रहा, और एक हमारा सर्कुलेशन चलने वाला है जिसको हम बोलते हैं आपका मतलब कॉर्नरी सर्कुलेशन, है ना, जो कि हमारे कार्डिक सर्कुलेशन हमारे हार्ट के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। मतलब कैसे होगा देखो मैं बताती हूँ कि भाई पूरी बॉडी से गया कहाँ पे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट आर्टरिया में, फिर वो राइट आर्टरिया से गया राइट आपके वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, फिर वो लंग्स से हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू आया हमारे लेफ़्ट आर्टरिया में, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, फिर वो हमारे आया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो गया आयोर्टा में, फिर पूरी बॉडी में गया। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन हमने बोल दिया, ठीक है जी। एक सर्कुलेशन और चलता है, कनेक्शन है, मतलब जिसमें सिर्फ मतलब वेन्स का ही कनेक्शन है, वस्कुलर कनेक्शन, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर में होता है, और लीवर से रिलेटेड जो भी होता है ना उसको हम हेपेटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से रेगुलेशन होती है कार्डिक एक्टिविटीज़ की। तो भाई वही बात है, मेडुला एक्टिविटी को, मतलब मेडुला जो होता है ब्रेन, वो एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। इसमें क्या होता है भाई, तुम्हें पता होगा हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक आपकी हार्ट रेट बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथिक हार्ट रेट घटाएगा। कुछ हमारे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एक जो एथलीट होता है उसका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ ही रहता है क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ ही इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी जो हार्ट रेट होता है पर मिनट 72 से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ डिसीज़, जैसे हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होगी भाई, मतलब नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब ये सिस्टोल डायस्टोल ये नॉर्मल है, ठीक है जी।
लेकिन अगर इससे ज़्यादा रेगुलर बेस पे किसी का आना शुरू हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन हो गई, जिससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स किडनी वगैरह भी ख़राब हो सकती हैं। अब CAD, इससे क्या होता है ना, जिसको हम एर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई ब्लड जो हमारा वेसल्स के थ्रू जाता है, उन वेसल्स के अंदर डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, जिसकी वजह से ये वेसल्स पतली हो जानी शुरू हो जाती हैं एंड खून रुक रुक के जाना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होती है भाई वो फटने के चांसेस भी हो सकती हैं। एंजाइना में क्या होता है, टेंशन होगी भाई। एंजाइना बहुत ज़्यादा कॉमन होती है मिडल एज में। इसमें होता क्या है, जितनी ऑक्सीजन हमारे हार्ट की मसल्स को पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंजाइना, ठीक है। एक्यूज चेस्ट पेन होगा कि इनफ ऑक्सीजन हमारी हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है, अब एंजाइना हो गया तुम्हें, इससे तुम्हें हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। मतलब हार्ट फेल कैसे होगा, हमारा हार्ट हमारी बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा, जितना खून बॉडी को चाहिए उतनी नहीं दे पा रहा। और ये किस वजह से होगा, क्योंकि हमारे मतलब जो लंग्स है ना, लंग्स के अंदर कंजक्शन हो गया, तो उस वजह से हार्ट का फेलियर हो सकता है। और हार्ट फेलियर कार्डिक अरेस्ट नहीं होता, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, पूरा हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग करना। हार्ट फेलियर में तो कुछ मसल्स आपकी डैमेज हुई हैं, और हार्ट अटैक में भी कुछ मसल्स ही डैमेज हुई हैं। मतलब हार्ट फेलियर में तो क्या हुआ, हार्ट बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा। हार्ट अटैक में क्या हुआ कि भाई हार्ट की कुछ मसल्स काम करना बंद कर दी, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट में मतलब बिल्कुल ही कार्डिक अरेस्ट हो गया, मतलब ख़त्म, हार्ट बंद ही हो गया, स्टॉप बीटिंग, ठीक है। थैंक यू। अगर थोड़ी सी भी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करिए एंड सबको बताइए